Good evening, everyone. A very good evening to all of you, bacho, and welcome back to the course on control systems. We are live in lecture number 8, in which we are going to discuss the negative feedback and mathematical modeling. चलिए फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर जाएंगे भाई. चलिए फटाफट से सभी लोग आ जाइए भाई. Come on, everybody. Be fast. चलो भाई, तो आते हैं यार आज के टॉपिक पे. नेगेटिव फीडबैक वाला टॉपिक अपना पिछले सेशन में बच भी गया था, तो उसी टॉपिक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. एंड आई होप एवरीबडी हैज ज्वाइन और आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं कंट्रोल के कोर्स को. आई हैव फियर विद मैथमेटिकल मॉडलिंग, बहुत इजी टॉपिक है. ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, एसएफजी सबसे इजी पड़ेगा मैथमेटिकल मॉडलिंग. दैट मच आई कैन प्रॉमिस यू. ठीक है. और हमें जो मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ना है ना, वो सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम का पढ़ना है. ऐसा नहीं कि हमें हाइड्रोलिक सिस्टम का भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमें थर्मल सिस्टम का भी पढ़ना है. पूरा मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम का पढ़ना है फॉर गेट सिलेबस. आइए तो भाई नेगेटिव फीडबैक से शुरू करते हैं हम लोग. चल तो जब नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं या फीडबैक की बात करते हैं बेटा, जनरली दो तरह के फीडबैक हम लोग देखते हैं. वन इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव फीडबैक एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द नेगेटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक का मैंने मतलब क्या बताया था बेटा आपको, कि फीडबैक सिग्नल gets added to reference input. करेक्ट. फीडबैक वाला जो अपना सिग्नल होता है वो रेफरेंस इनपुट में ऐड हो जाता है. और नेगेटिव फीडबैक में क्या बोला था कि फीडबैक सिग्नल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रेफरेंस सिग्नल. इसीलिए जो हमारा पहले वाला समर था उसको मैंने कंपैरेटर भी बोला था ना, अगर आपको याद हो. मैंने उसको आपके लिए कंपैरेटर भी बोला था. क्यों बोला था कंपैरेटर भाई? क्योंकि वहां पे आपको एक सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट मिल रहा था. तो रेफरेंस सिग्नल में से आप फीडबैक सिग्नल सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी कॉल्ड एज कंपैरेटर. सर आज मैं क्लास क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा हूं? क्लास में ही तो हो, और कैसे एक्सेस करोगे? यहां प्रकट हो जाओगे क्या बेंगलुरु में? आओ. पॉजिटिव फीडबैक की बात करें बेटा, पॉजिटिव फीडबैक एड्स द रेफरेंस इनपुट एंड द फीडबैक आउटपुट. तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. यहां पे जो आपका फीडबैक सिग्नल आता है बच्चों, वो कितना होता है? C ऑफ S इंटू H ऑफ S. करेक्ट. तो यहां पे जिसको कि आप E ऑफ S बोलते हो, एरर सिग्नल, ये बेसिकली होगा R ऑफ S प्लस B ऑफ S. तो एरर सिग्नल कितना हो जाएगा बेटा? R ऑफ S प्लस C ऑफ S इंटू H ऑफ S. एंड C ऑफ S विल बी व्हाट? E ऑफ S इंटू G ऑफ S. E की वैल्यू डालोगे तो RS इंटू GS प्लस CS इंटू GS इंटू HS. अब C ऑफ S अगर आप लेफ्ट में ले आओ, तो यहां पे C ऑफ S बाय R ऑफ S क्या होता है भाई? वन माइनस GS/HS. ठीक है, GS अपॉन 1 माइनस GS/HS. iOS पे वीडियो एरर शो कर रहा है तो क्रोम में चला लो यार, इजी है ना. सफारी ब्राउजर में मत चलाओ, क्रोम में चला लो.
अब लेट ज्वाइन हुए हो बेटा तो फिर तुम्हें अपने आप ही रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये वाला टॉपिक मैं ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन पहले भी डिराइव करा चुका हूं। आ जाओ, अब अगला होता है बेटा नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है बेटा, एरर रिड्यूस करता है। हमने पढ़ा था ना, हम ओपन लूप से क्लोज लूप की तरफ क्यों जाते हैं, सो दैट वी कैन इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम और वी कैन रिड्यूस द एरर बिटवीन द रेफरेंस इनपुट एंड द आउटपुट, एरर बिटवीन द इन रेफरेंस इनपुट एंड द आउटपुट। अब यहां पे बी ऑफ एस क्या आएगा, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। यहां पे ई ऑफ एस क्या आएगा, आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस। तो यहां पे ई ऑफ एस कितना बन जाएगा, अब सी एस होता है ई एस इंटू जी एस। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आर एस इंटू जी एस माइनस सी एस इंटू जी एस इंटू एच एस। तो यहां पे देखो ऐसे आ जाएगा 1 प्लस जी एस एच एस आर एस इंटू जी एस, ठीक है। तो सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस डॉट एच ऑफ एस। तो ये तो हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं ना भाई, नेगेटिव फीडबैक के अंदर आप प्लस की जगह माइनस करोगे, ठीक है, और सॉरी माइनस की जगह प्लस करोगे। जब आप नेगेटिव फीडबैक लेते हो तो नीचे आपका प्लस आता है, और जब आप पॉजिटिव फीडबैक लेते हो तो नीचे आपका माइनस आता है। तो मुझे बताइए, ये तो क्लियर है सभी लोग को, ये तो हम लोग यूज करते आ रहे हैं भाई, ये तो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, नेगेटिव फीडबैक से ओवरऑल गेन पे क्या फर्क पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, द गेन जो आता है वो कितना आता है, जी बाय 1 प्लस जी एच, जी बाय 1 प्लस जी एच। ये गेन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये बढ़ेगा कब, जब 1 प्लस जी एच की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तब ये गेन कम हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू देखिए 1 प्लस जी एच की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो ये गेन जीएस के मुकाबले कम हो जाएगा। तो अगर 1 प्लस जीएच की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो गेन आपका बढ़ जाता है। उसके लिए जीएच की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और गेन ऑफ फीडबैक पाथ शुड बी नेगेटिव। तो दैट मीन्स ओवरऑल फीडबैक बिकम्स पॉजिटिव। मैं मतलब समझाता हूं इसका, ओवरऑल फीडबैक बिकम्स पॉजिटिव। मेरी बात को समझिएगा, हम ये कह रहे हैं अगर डिनोमिनेटर 1 से छोटा हो गया, समझ रहे हो, डिनोमिनेटर अगर 1 से छोटा हो गया तो ये वैल्यू जीएस से बड़ी आ जाएगी। डिनोमिनेटर अगर 1 से छोटा हो गया तो ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आ जाएगी, जीएस से बड़ी आ जाएगी। डिनोमिनेटर 1 से छोटा कब होता है, जब ये जीएच नेगेटिव आए। डिनोमिनेटर 1 से छोटा तभी होगा ना जब ये जीएच नेगेटिव आए, ताकि 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो। अगर मेरा जीएच नेगेटिव आ रहा है दैट मींस एच नेगेटिव है, एच नेगेटिव है, यहां पे एक और माइनस साइन है, तो ओवरऑल कैसा फीडबैक बन गया, पॉजिटिव। फिर से समझना, ये ग्रेटर देन जीएस तब आएगा जब जी इंटू एच नेगेटिव आ जाए। जी इंटू एच नेगेटिव कब आएगा, जब एच नेगेटिव होगा। अगर एच भी नेगेटिव है, यहां भी माइनस साइन है, तो ओवरऑल फीडबैक कैसा बन गया, पॉजिटिव। और अगर 1 प्लस जीएच की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ओवरऑल गेन आपका घटेगा, ओवरऑल गेन आपका घटेगा। इसके लिए जीएच की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि फीडबैक पाथ का गेन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहां पे ओवरऑल फीडबैक नेगेटिव ले रहे हो। अगर आप एच को पॉजिटिव ले रहे हो ना, तो आगे एक माइनस साइन है जिस कारण से आपका ओवरऑल फीडबैक नेगेटिव बन रहा है। अगर आप एच को पॉजिटिव ले रहे हो तो आगे एक माइनस साइन है जिससे ओवरऑल फीडबैक आपका क्या बन रहा है,
ओवरऑल फीडबैक आपका नेगेटिव बन रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो नेगेटिव फीडबैक में गेन की वैल्यू कम हो जाती है और पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आपके गेन की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, इन केस ऑफ positive feedback, in case of positive feedback, the overall gain is more than gain of open loop system. Overall gain is more than gain of open loop system. ठीक है, ओवरऑल गेन आपका ओपन लूप सिस्टम के मुकाबले ज्यादा होता है इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के फिजिकल एग्जांपल बता तो रहा हूं। अब इसका एग्जांपल होता है बेटा ऑसिलेटर, जहां पे हम लोग क्या कोशिश करते हैं, वी मेक GH equal to 1 ड्यू टू विच क्लोज लूप गेन, जिससे क्या होता है ना, जो आपका क्लोज लूप गेन होता है दैट टेंड्स टू इंफिनिटी एंड oscillations are sustained forever. ऑसिलेशन जो है ना जीवन भर आपकी चलती रहती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बार्क-हुसैन क्राइटेरिया। एनालॉग के अंदर हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? बार्क-हुसैन क्राइटेरिया। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक का। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है? एनालॉग के अंदर यूज होते हैं दोनों ही। इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक द ओवरऑल गेन, नेगेटिव फीडबैक के अंदर ना द ओवरऑल गेन is less than gain of open loop system। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम के गेन के मुकाबले आपका ओवरऑल गेन कम होता है। इससे क्या फायदा होता है? हाँ, एनालॉग में ए बीटा बोल देते हैं GH को, वहां पे G की जगह A हो जाता है और H की जगह बीटा हो जाता है। अब इसका यूज कहां होता है? इसका यूज होता है ओपैम्प के अंदर। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ओपैम्प में बाय रिड्यूसिंग गेन, ओपैम्प का क्या होता है ना, ओपन लूप गेन बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे 10 की पावर 5 होता है अप्रोक्सीमेटली। बाय रिड्यूसिंग गेन वी इंक्रीज लीनियर रीजन ऑफ ओपैम्प कैरेक्टरिस्टिक। ये ओपैम्प में जाके आप अच्छे से सीखोगे, आप इसका ना लीनियर रीजन बढ़ा देते हो, by which signals can be, इससे फायदा क्या होता है? signals can be amplified, signals can be amplified faithfully without distortion। डिस्टॉर्शन का मतलब सिग्नल की शेप नहीं बिगड़ेगी, आप आराम से सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हो मस्त तरीके से। देयर विल बी नो चेंज इन द शेप। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गेन एंड ऑसिलेशन? बेटा ये एनालॉग में एक्सप्लोर करेंगे, वही बताया ना मैंने बार्क-हुसैन क्राइटेरिया। बार्क-हुसैन क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है, जो लूप गेन होता है ना GH, उसको 1 करते हैं, जिससे हमारी ऑसिलेशन सस्टेन्ड हो जाए, यानी ऑसिलेशन निरंतर चलती रहे, खत्म ना हो।
सर पॉजिटिव फीडबैक से तो ट्रांसफर फंक्शन पे फर्क पड़ेगा ना, गेन पर क्यों सर? अरे गेन को ही ट्रांसफर फंक्शन बोल रहे हैं भाई। एम्पलीफायर ऑसिलेटर के केस में उसको गेन का नाम दे देते हैं। अगर आप लैपलास डोमेन में लोगे आप उसे ट्रांसफर फंक्शन बोलोगे। अभी सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी तो ट्रांसफर फंक्शन को गेन ही बोल रहे थे। गेन और ट्रांसफर फंक्शन एक ही तो चीज हुई ना, सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी वही बोला। मैं यहां एनालॉग की लैंग्वेज में बोल रहा हूं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को क्लोज लूप गेन। ठीक है, बात समझ में आ गया? अगर ए और बीटा या जी और एच आपके कांस्टेंट हैं तो इट विल गिव यू अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज द गेन। जी और एच अगर लैपलास डोमेन में है, एस के फंक्शन है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ फंक्शन विच यू कैन कॉल ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन और गेन इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हो टर्म्स को, क्योंकि सिग्नल फ्लो ग्राफ में ऐसा ही होता है, एनालॉग के अंदर ऐसे ही होता है आपका। मुझे बताओ भाई, सब लोगों को यहां तक क्लियर है? बोलो भाई। अभी बैंडविड्थ वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, रुक जाओ। तुम लोग आगे ही भागने लग जाते हो, बैंडविड्थ पे पहुंच गया एक लड़का। बोलो भाई, यहां तक क्लियर? बोलो भाई। ठीक। अब बैंडविड्थ पे भी चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्योंकि अब आपने टॉपिक छेड़ ही दिया है। एज गेन डिक्रीजेस बैंडविड्थ इंक्रीजेस। नेगेटिव फीडबैक में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गेन इनटू बैंडविड्थ इज कांस्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें एनालॉग के अंदर पढ़ते हैं। गेन इनटू बैंडविड्थ इज कांस्टेंट। तो अगर बैंडविड्थ बढ़ रही है इसका मतलब है एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को एम्पलीफायर आराम से एम्पलीफाई कर सकता है, आराम से एम्पलीफाई कर सकता है। बैंडविड्थ बड़ी होने का मतलब क्या होता है ना, बैंडविड्थ का ये मतलब होता है कि एक एम्पलीफायर किस किस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को आराम से एम्पलीफाई करेगा। गेन रिड्यूस करने से कैसे लीनियर रीजन इंक्रीज होगा, एनालॉग में कर लेंगे भाई। अभी ओप एम्प पढ़ना जरूरी है? बताओ सिद्धार्थ आर्यन, अभी ओप एम्प खोल के बैठना जरूरी है क्या? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है समझाने में भाई, फिर कंट्रोल के कोर्स में लैग करोगे, फिर एनालॉग में एनीवेज ये आना ही आना है। अरे पॉजिटिव फीडबैक के डिनोमिनेटर में 1 से बड़ा आएगा कैसे? उसके लिए H नेगेटिव हो जाएगा ना। H नेगेटिव हो गया तो आपका पॉजिटिव फीडबैक अपने आप ही नेगेटिव फीडबैक बन गया। समझो ना बात को। आप यहां ये कह रहे हो कि सर इसके डिनोमिनेटर में अगर ये GH नेगेटिव आ जाए तो ये गेन GH से कम हो जाएगा। GH नेगेटिव आने के लिए H नेगेटिव लोगे, H नेगेटिव लेते ही तो ये नेगेटिव फीडबैक नहीं बन गया पॉजिटिव से आभाष? पॉजिटिव से नेगेटिव फीडबैक में ही तो कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल आप यही कह सकते हो ना कि पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आपका गेन बढ़ता है और नेगेटिव फीडबैक के अंदर आपका गेन कम होता है। गेन कम होने से बैंडविड्थ बढ़ती है। बैंडविड्थ बढ़ने का मतलब ये होता है कि एक वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को आप आराम से एम्पलीफाई कर सकते हो। जैसे मान लो किसी की बैंडविड्थ है 1 हर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज, तो आप उस एम्पलीफायर में कोई भी इनपुट लगाओ 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का या 1 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का, वो आराम से एम्पलीफाई कर लेगा। इस रेंज के बाहर जाओगे ना तो डिस्टॉर्शन आने लगेगा। क्या आने लगेगा? डिस्टॉर्शन आने लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि एम्पलीफायर ढंग से आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे, एम्पलीफाई करने का मतलब क्या होता है? उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना या उसकी पावर को बढ़ा देना, तब आपको बैंडविड्थ के भीतर ही रहना पड़ेगा, बैंडविड्थ के बाहर नहीं जा सकते। तो जितनी ज्यादा बैंडविड्थ उतना अच्छा एम्पलीफायर, करेक्ट ना? जितनी ज्यादा बैंडविड्थ उतना बेहतर एम्पलीफायर कि भैया ये तो हर तरह के सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे रहा है। अगर कोई बोले भाई मैं तो 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज ही करूंगा, तो हम कहेंगे अरे भाई तेरा फायदा ही क्या है, इसके बाहर तो तू वेस्ट कर देगा मेरा सिग्नल। अरे भाई आभाष, H पॉजिटिव लेते हैं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे क्या कर रहे हो? H पॉजिटिव होगा तभी तो डिनोमिनेटर 1 से छोटा आएगा। H पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर 1 से छोटा, तो ये वैल्यू GS से बड़ी। यहां पे H पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर 1 से बड़ा, यानी ये वैल्यू GS से छोटी। तो H नेगेटिव क्यों होगा? हमने माइनस प्लस साइन यहां दिखा दिया ना, तो H को पॉजिटिव ही लो। अगर H को नेगेटिव ले लोगे तो ये फीडबैक का नेचर पलट जाएगा। अगर ये भी माइनस ये भी माइनस तो हो गया प्लस, यानी पॉजिटिव फीडबैक। यहां माइनस और यहां प्लस तो हो गया माइनस, यानी नेगेटिव फीडबैक। तो H को नेगेटिव लेने से नेचर ऑफ फीडबैक ही रिवर्स हो जाएगा।
पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है रौनक भाई किसी सिग्नल की शेप का बदलाव। अगर मैं एम्पलीफायर के अंदर साइनोसोइडल सिग्नल लगा रहा हूं, यानी साइन या कोसाइन लगा रहा हूं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा आउटपुट भी साइन या कोसाइन ही हो। अब आउटपुट मान लो साइनोसोइडल लगाया, आ गया ट्राइंगुलर, तो वो आपका डिस्टॉर्शन कहलाएगा। डिस्टरबेंस अलग चीज होती है, डिस्टॉर्शन माने चेंज इन द शेप ऑफ द सिग्नल। ठीक है। बैंडविड्थ का मतलब सर माने नेटवर्क उड़ा दिए हो, है ना, नेटवर्क में बैंडविड्थ पढ़ाया था। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है भाई कि कोई भी एक एम्पलीफायर या कोई भी एक डिवाइस कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को इनपुट पे हैंडल कर सकता है या कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। सर ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब, जैसे मान लो आपका एक एम्पलीफायर है, उसमें आप साइन ओमेगा टी लगा रहे हो, तो ओमेगा की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो जिससे आपका एम्पलीफायर आपको प्रॉपर आउटपुट दे, बिना किसी चेंज ऑफ शेप के दे, बिना किसी डिस्टॉर्शन के दे, वो उसका बैंडविड्थ होता है। एक एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल की कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए ठीक से काम करता है, दैट इज द बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी उतना मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं इतनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एज अ इनपुट यूज कर सकता हूं। अगर बैंडविड्थ छोटी होगी तो मेरे ऊपर बंधन आ गया, मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट आ गया कि भाई इस रेंज के बाहर तो आप लगा ही नहीं सकते, और वो रेंज जितनी छोटी है मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही कम है। अब बताओ आया समझ? बोलो भाई, और कोई क्वेश्चन? रौनक, सिद्धार्थ, आभाष, तुम लोग तो मेरा वाइवा सा ले रहे हो, हैं भाई? भाई बैंडविड्थ तो बैंडविड्थ ही होती है। कंट्रोल नेटवर्क में पढ़ा था रेजोनेंस में, सर मुझे लगा कोई और बैंडविड्थ होगी। वाह रे, तुम्हारा क्या कहना भाई सिद्धार्थ भाई, झंडे गाड़ोगे तुम इस बार गेट के अंदर। वैसे गेट की वेबसाइट आ गई है, चेक कर लेना। अब तो गेट का एग्जाम जो है ना दिन प्रतिदिन नजदीक आते जा रहा है। चल सही बता रहा हूं, मुझे पहली बार ऐसा लगा है कि मेरे सामने ना 3-4 बच्चों का इंटरव्यू पैनल बैठ गया है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करते जा रहे हो। आओ सेंसिटिविटी पे आते हैं। ठीक है, अब सेंसिटिविटी क्या होता है बेटा? सेंसिटिविटी होता है किसी भी सिस्टम के आउटपुट में कितना चेंज आएगा विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन पैरामीटर। किसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में या किसी पैरामीटर के बदलने से आउटपुट पे कितना बदलाव आता है, उसे हम कहते हैं सेंसिटिव या सेंसिटिविटी। ठीक है, ऐसे मत डराओ। और कैसे डराएं? नहीं आई है गेट की वेबसाइट भाई, कोई नहीं बोलेगा गेट की वेबसाइट आई है, सीधा फरवरी में आएगी। ठीक है, तभी फॉर्म भरे जाएंगे, टेंशन मत लो। अभी फॉर्म भरने में 6 महीने हैं। ठीक है भाई सोहम, डरने वाली कोई बात नहीं है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ सिस्टम with respect to change in input or any other system parameter or any other system parameter। इनपुट या किसी सिस्टम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जो चेंज आएगा ना आउटपुट में, उसे हम लोग बोलेंगे सेंसिटिविटी। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे सेंसिटिविटी। अब आप ऐसे समझिए, सेंसिटिव लोग कौन से होते हैं? मान लो मैंने सोहम के साथ ऐसे जोक किया, सोहम बुरा मान के बैठ जाए, तो मैंने तो इनपुट में थोड़ा सा चेंज किया, सोहम बुरा मान के बैठ गया कि अब तो मैं 10 दिन सर की क्लास ही अटेंड नहीं करूंगा, तो उसके आउटपुट में एक लार्ज चेंज आ गया। तो ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? ज्यादा सेंसिटिव है। या किसी बच्चे को डांट दिया, अब वो आंसुओं से रोने लग गया, है ना, तो ज्यादा सेंसिटिव हो गए। तो जो लोग का आउटपुट में लार्ज चेंज आता है कि थोड़ा सा कुछ कह दो ऐसे बाल्टी भर आंसू निकल आते हैं, तो लार्ज आउटपुट आता है अगर छोटे से इनपुट के लिए भी, तो दे आर सेड टू बी मोर सेंसिटिव। तो देखो सेंसिटिविटी दो तरीके से डिफाइन की जाती है। कैसे दो तरीके से सर? पहली सेंसिटिविटी होती है बेटा विद रेस्पेक्ट टू इनपुट। कैसे होती है? विद रेस्पेक्ट टू इनपुट। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं
कि सेंसिटिविटी इज नथिंग बट चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। ठीक है, इनपुट बदलने के साथ आउटपुट बदलने वाली सेंसिटिविटी। पीके भाई तुम्हें लग रहा है फिर नंबर लगवाना है? मुझे तो रोज डांट मारते हैं, डेली तो नहीं डांटा होगा अब तक, तुम 2 या 3 बार डांट खाए और तुम्हें भी अपनी हरकतें पता है। अगर स्टूडेंट से बढ़कर के क्रांतिकारी बनने की कोशिश करोगे, डांट भी खाओगे, ब्लॉक भी हो जाओगे, हरकतें नहीं सुधारेंगे। आओ अब भाई देखो क्या होता है, सुनो भाई ध्यान से, सुकृत भाई इधर देख ले मेरे बच्चे, फिर तेरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या होता है, जैसे अब मान लो मेरे पास ये रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, इस रिमोट कंट्रोल में 2 चीजें हैं। एक तो जो बटन मैं दबा रहा हूं बेटा स्लाइड चेंज करने के लिए, करेक्ट। अब मान लो मैं बटन दबाए जा रहा हूं, स्लाइड ही नहीं बदल रही, माने मैं इनपुट दे रहा हूं लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा, दैट इज बैड, दैट इज बैड। और मेरे बटन दबाते ही ऐसे स्लाइड बदल गई तो क्या होगा, दैट इज गुड। बदली नहीं वो बात अलग है, रुको दोबारा ट्राई करते हैं, नहीं बदल रही, यानी सेंसिटिविटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो बेसिकली अगर इनपुट देने से आउटपुट फटाफट आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं, और वो सेंसिटिविटी अच्छी है ना, सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। अब मान लो यार तुम टीवी देख रहे हो, है ना, वो अलग बात है तुम्हारी किस्मत में गेट तक टीवी कहां, मान लो तुम टीवी देख रहे हो, चैनल बदल रहे हो, है ना, या फिर आप स्ट्रीमिंग सर्विस बदल रहे हो, तो फटाफट बटन दबाते के साथ अगर आपका टीवी रिस्पॉन्ड कर रहा है तो अच्छी बात है ना भाई, कि बटन दबाते रहो, उसे 4 बार पीटो फिर चलाओगे, वो अच्छी बात है। तो हम ये कहते हैं सेंसिटिविटी यहां पे हाई होनी चाहिए। ठीक है, ये सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब इसका एक और एग्जांपल मैं जनरली बच्चों को बताता हूं, जैसे गाड़ी में ले लो पावर स्टीयरिंग, है ना, गाड़ी में ले लो पावर स्टीयरिंग। अब पावर स्टीयरिंग में क्या होता है, हल्का सा भी मोड़ने पे गाड़ी आपकी मुड़ जाती है, तो दैट इज गुड, दैट इज गुड। जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी इनपुट को लेकर के, यानी सिस्टम उतना आसानी से इनपुट को सेंस कर लेता है या इनपुट के चेंज को रिस्पॉन्ड कर देता है, तो दैट इज हाई सेंसिटिविटी, वो हाई ही आनी चाहिए। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहां पे, क्या मतलब हो रहा है, सिस्टम इजीली डिटेक्ट्स and responds to even a small change in input, ठीक है, ये अच्छी बात है ना भाई। अब जैसे देखो यार, आजकल गाड़ी में क्या होता है ना, ऑटो विंडोज होती हैं, ऑटो क्लोजिंग। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं ड्राइवर सीट में हूं यार, अब मैं खिड़की ऐसे बंद तो करूंगा नहीं, घुमा घुमा के वो हैंडल, करेक्ट, वरना एक्सीडेंट होने का चांस है। तो वहां पे एक बटन देते हैं, उसको हल्का सा भी प्रेस करके टच कर दिया ना आपने, छोड़ दिया टच करके, तो भी विंडो आपकी पूरी क्लोज हो जाएगी या विंडो आपकी पूरी ओपन हो जाएगी। यानी वहां पे सेंसिटिविटी कैसी है, हाई है। थोड़ा सा भी आप चेंज कर रहे हो तो आपका बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसी आपकी टच स्क्रीन हो गई, टच स्क्रीन पे जैसे ही आप किसी को भी टैप करते हो बेटा, टच स्क्रीन में आप जैसे भी किसी को टैप करोगे, तुरंत टैप करते के साथ आपकी ऐप खुल जाती है, यानी आपके मोबाइल का टच क्या है, अच्छा सेंसिटिव है। और जैसे एप्पल की कंपनी है एप्पल के प्रोडक्ट में यही होता है, एप्पल की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है टच की, यानी उसके टच का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। तो टच के क्वालिटी को कैसे जज करते हो, बाय इट्स सेंसिटिविटी। ये समझ में आया भाई, सेंसिटिविटी बताओ मुझे, फील आया इस कॉन्सेप्ट का। सेंसिटिविटी इनपुट के रेस्पेक्ट में हाई होनी चाहिए। ये वाली सेंसिटिविटी ना हम लोग मेजरमेंट के अंदर यूज करते हैं, वहां हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर थोड़ा सा भी इनपुट में चेंज करो तो आउटपुट में चेंज आना चाहिए। यानी अगर मान लो एक एमीटर है, आप करंट मेजर कर रहे हो, तो एमीटर में अगर करंट थोड़ा सा भी चेंज हो तो उसकी निडल में डिफ्लेक्शन आना चाहिए ताकि वो रीडिंग मैं देख पाऊं। अगर मान लो मैं करंट बदले जा रहा हूं, निडल टच से मस नहीं हो रही है, पॉइंटर टच से मस नहीं हो रहा, तो मैं रीडिंग लूंगा कैसे, रीडिंग तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं रीडिंग लेना चाहता हूं आसानी से, तो मैं कहूंगा थोड़ा भी करंट चेंज हो तो उसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आना चाहिए, उस डिफ्लेक्शन को मैं अच्छे से रीड कर पाऊं। तो हम इसका यूज कहां करते हैं, मेजरमेंट में, इसका कंट्रोल में नहीं करेंगे। दूसरा सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं बेटा कंट्रोल के लिए, दूसरा सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम पैरामीटर। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू
सिस्टम पैरामीटर, सिस्टम के किसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हाई सेंसिटिविटी इज इट गुड फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी? चंद्रा जी देखो, हाई सेंसिटिविटी है तब भी इनपुट बाउंडेड होने से आउटपुट तो बाउंडेड ही आएगा, सिस्टम विल रिमेन द स्टेबल। तो सिस्टम स्टेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम सेंसिटिविटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बेसिकली क्या है कि अगर आप इनपुट में थोड़ा भी चेंज कर रहे हो तो आउटपुट के अंदर एप्रिशिएबल चेंज आ रहा है, अच्छा चेंज आ रहा है। बट आपका अनस्टेबल तो तब होगा ना जब इनपुट में थोड़ा सा चेंज किया, आउटपुट में इनफाइनाइट वैल्यू आ गई, तब अनस्टेबल होगा। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी सिस्टम के पोल्स पे डिपेंड करती है, उसकी सेंसिटिविटी पे नहीं, ठीक है। आइए जरा, अब यहां पे क्या होता है, हम ये बोलते हैं सिस्टम का कोई पैरामीटर बदल रहा है। जैसे मेरी गाड़ी में फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल है ये बदल गया, ठीक है। मेरे जो ये रिमोट है स्लाइड चेंजर है, इसके अंदर जो बैटरी है वो सिस्टम का पैरामीटर है, इसकी जो उम्र है वो सिस्टम का पैरामीटर है। तो ये जो सिस्टम के पैरामीटर्स हैं बेसिकली इस सिस्टम का जो हिस्सा है उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट में कितना चेंज आएगा। जैसे यहां पे डिफाइन करते हैं कंट्रोल के अंदर STG, ये होता है सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन TS with respect to open loop transfer function GS। क्लोज लूप की सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू ओपन लूप, है ना। तो यहां पे इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा, इसको लिखते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन T, फ्रैक्शनल चेंज in T whole divided by fractional change in G, whole divided by fractional change in G। T में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय G में कितना चेंज आ रहा है, बट एब्सोल्यूट चेंज ना लेके आप पर यूनिट कह दो, आप फ्रैक्शन कह दो, ऐसा कुछ बोल दो कि ऐसे देख रहे हो। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आता है G/T del T by del G। अब ये सेंसिटिविटी हम लोग बोलते हैं बेटा इट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। ये सेंसिटिविटी हम लोग क्या बोलते हैं, शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। जितना कम हो उतना बेहतर, जितना कम हो उतना बेहतर। अब देखो मैं आपको ना एक और उदाहरण देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो यार आप तैयारी कर रहे हो गेट की, ठीक है। तो आप जितनी मेहनत करोगे आप चाहोगे उससे उतना बेहतर रिजल्ट निकले, यानी आपके रिजल्ट की सेंसिटिविटी with respect to your input, with respect to your effort must be high। आप ये चाहोगे ना sensitivity with respect to your effort और your input must be high। लेकिन बहुत सी चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे मान लो कोई बच्चा वर्किंग है तो उसकी जॉब कितनी हेक्टिक है ये उसके हाथ में नहीं है, ठीक है। उसकी हेल्थ कैसी है ये उसके हाथ में नहीं है। तो इन सब चीजों के रेस्पेक्ट में आपका आउटपुट चेंज ना हो, आपकी रैंक चेंज ना हो, तो आप क्या चाहोगे, इन सभी के रेस्पेक्ट में आपकी सेंसिटिविटी लो होनी चाहिए। पेपर का लेवल कैसा आ गया, है ना, पेपर का पैटर्न कैसा आ गया, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा आ गया, ये सब तो आपके कंट्रोल में नहीं है, करेक्ट। तो आप क्या चाहोगे, इन सब चीजों पे आपकी रैंक डिपेंड ना करे, यानी आपके आउटपुट की, आपके रिजल्ट की सेंसिटिविटी ये जो सिस्टम के पैरामीटर्स हैं इनके रेस्पेक्ट में लो रहनी चाहिए और आपके इनपुट के रेस्पेक्ट में हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग शॉर्ट नोट्स में डालेंगे कि सिस्टम के पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में मेरी सेंसिटिविटी लो होनी चाहिए। जैसे मेरा ये रिमोट है, इसके अंदर जो बैटरी डली है वो बैटरी कितनी भी डिस्चार्ज हो जाए, व्हाट आई वांट कि ये रिमोट ऐसा ही आउटपुट दे। मैं अभी वायरलेस माइक यूज कर रहा हूं, इसमें बैटरी लगती है, मैं क्या चाहता हूं, बैटरी भले ही डिस्चार्ज होती रहे बट उसका आउटपुट कंसिस्टेंट रहना चाहिए, करेक्ट। ये मेरी नीड है। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि सेंसिटिविटी कम से कम होनी चाहिए, राइट।
सेंसिटिविटी शुड बी एज लो एज पॉसिबल। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं माइक के अंदर वो मेरा इनपुट है, उसके रेस्पेक्ट में इस माइक का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, मेरी आवाज को सुने, सेंस करे और आप लोगों तक पहुंचाए, तो वो सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। समझ आया दोनों में फर्क? इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट चेंज होना चाहिए, बट सिस्टम के पैरामीटर के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे हम दो केसेस लेते हैं। हम पहला केस लेते हैं ओपन लूप सिस्टम का। किसका लेते हैं? ओपन लूप सिस्टम का। ओपन लूप सिस्टम के अंदर मेरे बच्चों आप जानते हो कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जी ही होता है, और थोड़ी कुछ भी होता है। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज सेम एज जी। क्या हुआ भाई, ये सर करके क्वेश्चन मार्क कौन लगा रहा है? क्या कम होना चाहिए सेंसिटिविटी में माइक वाला? अरे भाई, माइक की बैटरी के रेस्पेक्ट में उसका परफॉर्मेंस ना चेंज हो, माने मेरी बैटरी डाउन भी जा रही है तो भी आप तक आवाज बराबर पहुंचे, तो बैटरी के रेस्पेक्ट में सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए, बट मेरी आवाज के रेस्पेक्ट में हाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहां चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, आप तक आवाज ही नहीं पहुंच रही, माइक उसे सेंस ही नहीं कर रहा, वो सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। यानी मैं धीरे से धीरे भी बोलूं तो आप तक प्रॉपर आवाज पहुंचनी चाहिए, दैट सेंसिटिविटी मस्ट बी हाई। अब रौनक भाई इतना प्यार से समझा रहे हैं धीरे धीरे, पक्की बात है तुम ना बीच में किसी के ख्यालों में खो जाते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता इतनी सी बात में डाउट आ जाए। अब देखो भाई, पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना, ये 1 आता है ना। टी का डेरिवेटिव जी के रेस्पेक्ट में लोगे, जब टी और जी बराबर है तो डेरिवेटिव 1 आएगा। अब सेंसिटिविटी कितनी आएगी? ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है, जी बाय टी डेल टी बाय डेल जी, तो टी तो खुद ही जी है, तो ये आ गया 1। यानी कि इसका क्या मतलब समझे बेटा? इसका मतलब समझे जितना जी में चेंज आएगा उतना ही टी में भी चेंज आएगा। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भैया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 10% बदल गया, तो आपका क्लोज लूप भी 10% बदल जाएगा। और ऑब्वियस है क्योंकि दोनों बराबर हैं भाई, दोनों हैं एक ही चीज। ओपन लूप सिस्टम में ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों हैं तो एक ही चीज, तो जितना जी में चेंज आएगा उतना ही टी में भी चेंज आएगा, करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन टी इज सेम एज परसेंटेज चेंज इन जी, विच इज बैड। अगर किसी भी कारण से सिस्टम का ओपन लूप गेन चेंज हुआ, जी चेंज हुआ, तो मेरा क्लोज लूप गेन भी चेंज हो जाएगा। अगर किसी भी कारण से मेरा ओपन लूप गेन चेंज हुआ तो मेरा क्लोज लूप गेन भी उतना ही चेंज हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। समझ रहे हो? पेपर का लेवल अगर टफ आया तो आपकी रैंक भी उतनी बदल जाएगी, ये हम नहीं चाहते। पेपर के लेवल में जो चेंज आया वो है जी, आपकी रैंक में जो चेंज आया वो है टी। तो आप नहीं चाहते सिस्टम के कोई भी पैरामीटर बदलें, उससे ओवरऑल सिस्टम पे कोई असर पड़े। मैं ये नहीं चाहता अगर बाइक पे 2 लोग बैठेंगे 3 लोग बैठे, उसका परफॉर्मेंस सेम आना चाहिए, बाइक में तेल ज्यादा हो या कम हो, परफॉर्मेंस सेम आना चाहिए। सिस्टम के पैरामीटर बदलने से शुड नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम। तो ये तो चीज बुरी है ना, जितना सिस्टम के पैरामीटर में चेंज आ रहा है उतना ही ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस में भी चेंज आ रहा है। अब आ जाओ क्लोज लूप सिस्टम पे, देखते हैं भाई फीडबैक से कुछ फायदा होगा क्या। आइए, क्लोज्ड लूप सिस्टम, क्लोज्ड लूप सिस्टम देखते हैं क्या फीडबैक लगाने से कुछ बेहतर हो पाएगा। यहां पे टी क्या होता है? टी होता है जी बाय 1 प्लस जी एच, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना होता है? टी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जी, टी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जी क्या आएगा? पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर। अब ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 1 बाय, ऊपर से जी एच कट गया ना, मैंने क्वोशिएंट रूल लगाया डिफरेंशिएशन का। अब ये मत पूछने बैठ जाना क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जब मैथ्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा सेंसिटिविटी जब आप निकालेंगे,
ये देखो, ये कटा एक, जी से जी कटा, क्या आ गया? ये चाहे तो आप फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, जो फाइनल वैल्यू आ रही है ना, ये अब ये 1 से तो छोटा ही आ रहा है भाई, 1 से तो छोटा ही आ रहा है, पहले तो 1 आ गया था ना, तो यानी अब सेंसिटिविटी घट गई। अब जी में जितना चेंज आएगा, टी में चेंज उससे कम आएगा, और कितना कम आएगा? 1/1 प्लस जी एच। कितना चेंज कम आएगा भाई? 1/1 प्लस जी एच। तो आप बोलोगे परसेंटेज चेंज इन टी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। आप ऐसे सोचो बेटा, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो जी में 10% चेंज आ रहा है, मान लो जी में 10% चेंज आ रहा है, और ये 1 प्लस जी एच हो गया 10। जी में 10% चेंज आ रहा है, और नीचे 1 प्लस जी एच भी हो गया 10, तो 10/10 कितना बचा? 1। यानी जी में अगर 10% चेंज आएगा, तो उससे ओवरऑल सिस्टम में सिर्फ 1% का चेंज आएगा। माने कि पेपर का लेवल अगर 10% चेंज हुआ, आपकी रैंक मात्र 1% चेंज होगी। दैट इज डिजायरेबल, दैट इज डिजायरेबल। तो हम क्या कह सकते हैं? नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस, negative feedback reduces sensitivity of closed loop transfer function with respect to open loop transfer function। चमका? बोलो भाई, चमका के नहीं चमका? फटाफट से बताइए मुझे। चमक गया? मजा आ गया? हमने कंसेप्चुअली भी समझ लिया सेंसिटिविटी को, और न्यूमेरिकली भी डिराइव कर लिया भाई। कंसेप्चुअली भी समझ लिया और न्यूमेरिकली भी डिराइव कर लिया। अब आप ये कहेंगे सर सिस्टम का पैरामीटर तो एच भी है, सिस्टम का पैरामीटर तो एच भी है, व्हाट इफ कि जी की जगह एच में चेंज आ जाए? इस पे भी बात करते हैं। व्हाट इफ जी की जगह मेरा एच में चेंज आ जाए? ठीक है, ये भी तो एक चर्चा का विषय होना चाहिए भाई, कि जी की जगह अगर मेरा एच बदल गया तब क्या करेंगे? दो ही तो पैरामीटर है यार क्लोज लूप सिस्टम में, एक जी एक एच, एक जी है एक एच है। आ जाओ। अब मैं यहां पे कहता हूं विद रेस्पेक्ट टू फीडबैक गेन एच। ठीक है, एच के रेस्पेक्ट में, तो एस टी एच ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, एच बाय टी डेल टी बाय डेल एच। अब टी कितना होता है? जी बाय 1 प्लस जी एच। इसके बस डिनोमिनेटर में है ना एच, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? 1/x की तरह। 1/x का डेरिवेटिव जो होता है -1/x स्क्वायर होता है, माइनस जी बाय 1 प्लस जी एच का स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर का फिर से डेरिवेटिव जी, तो माइनस जी स्क्वायर बाय 1 प्लस जी एच का स्क्वायर। अब जब आप ये सेंसिटिविटी निकालोगे, तो यहां पे लिखोगे h बाय टी, टी कितना है? g अपॉन 1 प्लस जी एच। अब यहां पे क्या लिखोगे? माइनस जी स्क्वायर बाय 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? ये जो स्क्वायर है ये इससे कट गया, जी से एक जी स्क्वायर कट गया। अब न्यूमरेटर में क्या बच गया मेरे बच्चों आपके पास? बच गया माइनस जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच, माइनस जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। शिव नारायण भाई गेट के सिलेबस में तभी ना करा रहे हैं, एक बार खोल के भी देख लिया करो भाई सिलेबस। और अभी सिलेबस लेक्चर 1 में बताया भी था, फिर भी तुम आगे सवाल पूछ रहे हो। उठा के ना यहां से लॉन्च कर दिए जाओगे सीधे चंद्रयान के साथ ऑर्बिट में, समझे? अब यहां पे देखिए क्या होता है
नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आने का क्या मतलब होता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि h बढ़ने के साथ t घटेगा। फिर से सुनिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि चेंज इन t एंड चेंज इन h, change in t and change in h have opposite sign। t और h के चेंज का अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन का मतलब है बेटा कि अगर h में चेंज पॉजिटिव है तो t में नेगेटिव होगा, यानी h में अगर चेंज पॉजिटिव है माने h बढ़ रहा है तो t आपका घटेगा। समझे? h बढ़ने के साथ आपका जो है ना t घटेगा, तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू बता रही है। अब अगर यहां पे हम कहेंगे कि GH, मान लो ऐसा बोला कि GH इज मच मच ग्रेटर देन 1, तो ये जो सेंसिटिविटी आएगी बेटा ये आ जाएगी, देखो -GH, नीचे में 1 इग्नोर कर दो। सुनिए ध्यान से, अगर GH 1 से बहुत बड़ा है 1 इग्नोर कर दो तो ये आया -1, यानी मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया ना मेरे भाई, मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, यानी H में जितना भी चेंज है उसका नेगेटिव चेंज T में आएगा। परसेंटेज चेंज इन T इज नेगेटिव ऑफ परसेंटेज चेंज इन H, यानी फीडबैक लगाने से H के रेस्पेक्ट में सेंसिटिविटी नहीं घटी, दोनों में चेंज बराबर आ रहा है। यानी बेटा अगर H के अंदर चेंज आया तो T में ज्यादा चेंज आ जाएगा, T में H के बराबर चेंज आ जाएगा। आपका फीडबैक से कोई फायदा नहीं हुआ, यहां पे नो बेनिफिट ऑफ फीडबैक। ये बात समझे? क्योंकि जितना चेंज H में आ रहा है उतना ही चेंज T में जा रहा है, बस साइन अपोजिट है, यानी H अगर बढ़ाओगे तो T घट जाएगा, बट बेनिफिट कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए बेटा H के अंदर हम कोई डिस्टरबेंस आने नहीं देना चाहते। हम लोग क्या बोलते हैं? देयरफॉर फीडबैक एलिमेंट मस्ट बी शील्डेड फीडबैक एलिमेंट को ना अच्छे से शील्ड करके रखना पड़ेगा, मस्ट बी शील्डेड so that no disturbance, so that no disturbance can come in H, can come in H, जिससे कि H में कोई डिस्टरबेंस ना आए, else T will also change। तो भाई देखो, फीडबैक से H के रेस्पेक्ट में तो हम नहीं बचा पा रहे सेंसिटिविटी, तो फिर H की रक्षा करना जरूरी है कि H कैसे भी बदल ना जाए, है ना। अगर H बदल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, T भी उतना ही बदल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है मैग्नीट्यूड के बारे में। अगर H के रेस्पेक्ट में निकाल लो तो नेगेटिव ही लिख के आना, जब तक आपसे मैग्नीट्यूड ना मांगे तो साइन के साथ लिख के आइए। अब फीडबैक से नॉइज पे क्या असर आता है ये भी बात करना जरूरी है। अभी हमने ये तो बात कर लिया सिस्टम के पैरामीटर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, G के रेस्पेक्ट में सेंसिटिविटी कम हो जाती है, H के रेस्पेक्ट में कम नहीं होती, इसीलिए H की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि H बदल गया तो पूरे सिस्टम के परफॉर्मेंस को बदल के रख देगा, हिला के रख देगा सिस्टम को। ठीक है, अब ये देखिए, हमें जानना है फीडबैक से नॉइज पे क्या असर आता है। तो पहला केस मैं ले रहा हूं ओपन लूप सिस्टम का। ठीक है, पहला केस मैं किसका ले रहा हूं बेटा? ओपन लूप सिस्टम का। अब मेरे को ना यहां पे ट्रांसफर फंक्शन नॉइज और इनपुट दोनों के रेस्पेक्ट में चाहिए, बट पहले ये बात कर लेते हैं नॉइज होती क्या है। नॉइज होती है बेटा एक ऐसा सिग्नल जो कि सिस्टम में आने पे सिस्टम को खराब कर देता है। जैसे बीच बीच में मेरे पढ़ाते हुए तुम्हारे जो डाउट्स हैं दे आर नॉइज, क्योंकि मेरे पढ़ाते हुए अगर तुम बीच में मेरा फ्लो तोड़ते हो, बीच में मेरे से डाउट पूछते हो,
तो उससे मेरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, तो दैट इज द नॉइज। तो यही चीज हम लोग सिस्टम के अंदर भी कह रहे हैं, ऐसा अनवांटेड सिग्नल जो कि सिस्टम के परफॉर्मेंस को खराब कर दे, तो दैट इज कॉल्ड एज द नॉइज। तो नॉइज क्या होता है भाई? एनी अनवांटेड सिग्नल, एनी अनवांटेड सिग्नल दैट डिटीरियोरेट्स, डिटीरियोरेट्स माने खराब करना, दैट डिटीरियोरेट्स, डिटीरियोरेट्स परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम, परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नॉइज बोलते हैं। एक ऐसा अनवांटेड सिग्नल जो कि प्रीवियस स्लाइड में क्या क्लियर नहीं हुआ विकास भाई? H के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी 1 आ रही है, यानी अगर H में चेंज आएगा, देखो यही नॉइज है जो विकास का डाउट है, यानी H में जितना चेंज आएगा T में भी उतना चेंज आएगा, क्योंकि सेंसिटिविटी बेसिकली है क्या? परसेंटेज चेंज इन T अपॉन परसेंटेज चेंज इन H। यहां पे क्या है? परसेंटेज चेंज इन T अपॉन परसेंटेज चेंज इन G। आप बोलोगे सर आपने तो फ्रैक्शनल लिखा था, फ्रैक्शनल चेंज कह सकते हो या फिर परसेंटेज चेंज भी कहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन विल गेट कन्वर्टेड टू अ परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन विल गेट कन्वर्टेड टू अ परसेंटेज। तो जब इसका मैग्नीट्यूड यहां पे 1 आ रहा है, माने H में जितना चेंज आएगा T में उतना ही चेंज आएगा, जबकि हम चाहते थे कि सिस्टम के पैरामीटर में चेंज आने से ओवरऑल सिस्टम पे असर कम दिखे। ये कह रहा है बराबर दिखेगा। H को अगर आपने 10% चेंज किया तो T भी तुम्हारा 10% चेंज हो जाएगा, विच इज नॉट गुड। यहां पे हमने क्या देखा था? नीचे 1 प्लस GH आ रहा था, मान लो 1 प्लस GH था 10, एग्जाम्पल ले लो 1 प्लस GH है 10, तो यहां पे अगर बेटा 10% का चेंज आया तो 10/10 T में सिर्फ 1% का चेंज आएगा। यहां अगर 10% का चेंज आता है तो T में -10% का आएगा, यानी बराबर चेंज आएगा। तो अगर फीडबैक एलिमेंट में कुछ भी चेंज हुआ तो T में बहुत चेंज देखने मिल रहा है, इसीलिए फीडबैक एलिमेंट की रक्षा करो कि उसके अंदर कोई चेंज ना आ पाए, क्योंकि फीडबैक एलिमेंट की सेंसिटिविटी में फीडबैक का कोई फायदा नहीं हो रहा। जितना H में चेंज आ रहा है उतना ही T में चेंज आ रहा है, यानी फीडबैक लगाने से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक, अब नॉइज भी क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो नॉइज जो होती है दो तरह की होती है बेटा, नॉइज दो तरह की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल नॉइज कैसे? जैसे अगर हमारी क्लास को आप सिस्टम मानो, तो ये जो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं ये इंटरनल नॉइज हुई, यानी सिस्टम के अंदर। ठीक है, सिस्टम के अंदर जो है ना आपका सिस्टम के अंदर जो भी कंपोनेंट है, अगर वो अनवांटेड सिग्नल दे रहे हैं तो दैट इज अ इंटरनल नॉइज। और बाहर से मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, बाहर डीजे बजने लगे, दैट इज अ एक्सटर्नल नॉइज। आई डोंट थिंक आर डाउट्स आर नॉइज। बेटा तुम्हारे थिंक करने से क्या होता है अंकित भाई? थिंक तो मेरे करने से होगा, इस अंकित के थिंक करने से होगा, उस अंकित के थिंक करने से नहीं होगा। क्योंकि मेरी डिलीवरी अगर ब्रेक होगी तो तुम्हारा गेन अपने आप ब्रेक हो जाएगा। डाउट सही टाइम पे पूछना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डाउट कभी भी घुसेड़ दो, ऐसा नहीं होता। डाउट सही टाइम पे पूछो, जब कोई कॉन्सेप्ट कवर हो जाए तुरंत उससे रिलेटेड डाउट पूछो। बट किसी कॉन्सेप्ट के बीच में पूछोगे तो गेन आपका रिड्यूस ही होगा, इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे पता है ना, फिर कोई इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है वो छूट जाएगी, तो बताओ उससे क्या फायदा हुआ? ठीक है, उससे कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। मान लो कोई कॉन्सेप्ट स्किप हो जाए, कोई बात बोलनी हो, आप लोगों को फील कराना हो कोई चीज, वही स्किप हो जाए तो क्या फायदा हुआ? तुम्हें गेन करना है। लेकिन एक चीज सोचो, अगर तुम ऑफलाइन में पढ़ रहे होते, टीचर बोल रहा होता, तो बीच में टीचर को कहते रुको सर पहले हमें ये बताओ फिर आप बोलो। ऐसा थोड़ी होता है, टीचर जब चुप हो जाता है तब ना आप स्टैंड होके डाउट पूछते हो। वैसा ही तरीका होना चाहिए, वही डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इंटरनल नॉइस किसके कारण होती है बेटा? ड्यू टू कंपोनेंट। और इस चीज को ना लाइफ में एक नाम दिया गया है बहुत अच्छे वाला, जिसे कहते हैं डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। ड्यू टू कंपोनेंट इनसाइड द सिस्टम, और एक्सटर्नल नॉइज माने ड्यू टू कंपोनेंट आउटसाइड द सिस्टम। अब थोड़ी वार्तालाप इंजीनियरिंग की टर्म्स में भी कर लें।
क्या होता है बेटा, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं वो करंट कैरी करते हैं, राइट। और जब जब करंट फ्लो होता है तो क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। हाँ, ये बात कह सकते हो अंकित कुमार की सेंसिटिविटी बहुत हाई है, यानी फीडबैक है नहीं, है ना, ओपन लूप सिस्टम है। आइए, तो क्या होता है, देखो जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जब जब वो करंट कैरी करते हैं तो दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, आसपास के और कंपोनेंट में भी जाकर के लिंक करती है, क्या करती है, आजू बाजू के और कंपोनेंट तक भी पहुंचती है। तो अगर ये आजू बाजू के कंपोनेंट में जाके वहां एक ईएमएफ इंड्यूस कराएगी, वहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड एक ईएमएफ इंड्यूस कराएगी। जैसे मान लो ये दो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट जब करंट कैरी करता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस रिमोट में ईएमएफ पैदा करती है। इस रिमोट के अंदर एक वोल्टेज पहले से है जो इसकी खुद की है, एक वोल्टेज इस पेन की वजह से आ गई, तो दोनों वोल्टेजेस मिक्स हो जाएंगी तो इसका आउटपुट बिगड़ने लगेगा। दैट बेसिकली इज कॉल्ड द नॉइज। अब अगर ये दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट हैं तब तो इंटरनल है, ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, दैट इज एक्सटर्नल। आया समझ कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या फिर ये कह लो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नॉइज का क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे मान लो एक आईसी आप बनाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में बताता हूं, मान लो आपने एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, उसमें एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ इंटरफेरेंस कर रहा है, दैट इज द इंटरनल नॉइज। और आपके कंप्यूटर में एक पूरा सिस्टम, जैसे प्रिंटर का सिग्नल मॉनिटर के साथ इंटरफेयर करे या मेरे मोबाइल का सिग्नल मॉनिटर के साथ इंटरफेयर करे, दैट इज द एक्सटर्नल नॉइज। तो इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह की नॉइज होती हैं। अब आप यहां पे देखिएगा, मुझे दोनों के रेस्पेक्ट में ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, तो यहां पे कितना आएगा भाई, सिग्नल वाला मेथड लगाओ सिंपल, आरजीए, यहां पे कितना आएगा, आरजीए प्लस एन, तो सी कितना आ जाएगा, आरजीए प्लस एन जीबी। तो यानी आर के रेस्पेक्ट में क्या आया भाई, जीए जीबी, यानी विद रेस्पेक्ट टू इनपुट आ रहा है जीए जीबी और एन के रेस्पेक्ट में आ रहा है जीबी, नॉइज के रेस्पेक्ट में जीबी और आर के रेस्पेक्ट में जीए जीबी। अंकित भाई दिल को लगा के तो नहीं बैठ गए ना बात, क्लास में कहीं सुनी बातें जो है भूल करके आगे बढ़ जाया करो, दिल पे लगा के बैठ जाओगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यहां से तो मैं तुम्हारे दिल का इलाज कर नहीं पाऊंगा, फिर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। दिल तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई तोड़े, कोई लड़की तोड़े सही है, टीचर तोड़े वो अच्छी बात नहीं ना, टीचर से दिल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। दिल को लगा के मत बैठ जाना बात को। और ये ऑनेस्ट अपील है तुमसे, हंसी मजाक अपनी जगह, बट ऑन अ सीरियस नोट डाउट्स आर गुड। और मैं देखो इंडिया में इकलौता ऐसा टीचर हूंगा शायद से जो किसी भी डोमेन में इतने डाउट बताता होगा, गेट तो गेट किसी भी डोमेन में इतने डाउट बताता होगा। डाउट बताना मेरी हॉबी भी है। पता है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ना, तो मैंने डाउट से ही शुरू किया था इसमें गेट के अंदर। क्या हुआ था 2014 में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्रिएट्रिक्स स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैंने डाउट का पोर्टल खोला, फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया गेट एस्पिरेंट की, जितने टेक्निकल डाउट हैं आप पूछो, मैं सारे जवाब दूंगा। अभी भी आप लोग देखते होंगे टेलीग्राम के अंदर जितने भी आप लोग डाउट भेजते हो सबका मैं ऑडियो मैसेज पे रिप्लाई करता हूं, है ना। सभी मैसेजेस का डाउट ऑडियो पे रिप्लाई करता हूं, संडे को वीडियो में भी रिप्लाई करता हूं, क्लास में भी रिप्लाई करता हूं, ऑडियो पे क्लास में भी ले लेता हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो ये सारे डाउट मैं आंसर करता हूं, लेकिन क्या होता है कि डाउट अगर गलत टाइम पे पूछ लिया जाए ना, तो कई बार क्या होता है, मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है, मान लो मेरे को तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट को सपोज एंटीना से रिलेट करना है। अब तुमने बीच में एकदम से किसी का कोई मैसेज आ गया, मैंने उसको रीड कर लिया, वो डिच हो गया, समझ रहे हो। कई बार क्या होता है कुछ चीजों में ना, जैसे टीचर पढ़ाते हुए एक जोन में चला जाता है, अब वो जब उस जोन में ना, तो वो एनालॉग भी कनेक्ट कर रहा है, वो नेटवर्क भी कनेक्ट कर रहा है, वो कंट्रोल भी कनेक्ट कर रहा है। तो क्योंकि मैं जो है ना अकेले सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो मैं इन सबको लिंक करता हूं, समझ रहे हो। मैक्सिमम आप देखो बहुत से कंट्रोल के टीचर एनालॉग नहीं पढ़ाते होंगे, या नेटवर्क नहीं पढ़ाते होंगे, या सिग्नल नहीं पढ़ाते होंगे, तो मैं सब चीजों को साथ लेके चलता हूं ताकि आपको समझ आए कि ओवरऑल ये जो इंजीनियरिंग है सब कुछ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है डिस्क्रीट 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 अलग अलग है ना, सब कुछ कनेक्टेड है अगर सही तरीके से चीजों को जोड़ा जाए। बट वो सारे थॉट्स, वो सारे कनेक्शन एकदम से ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूं कि डाउट तब पूछो जब एक कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए।
जैसे आप देखो इस स्लाइड के बाद ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, आपको पूरी पिक्चर समझ आ गई कि सर क्या बताना चाह रहे थे, फीडबैक से नॉइज में क्या होता है, तब आप अपनी क्वेरी रखो। बट जब तक आपने किसी चीज के बारे में पूरा जाना ही नहीं, उसके बारे में डाउट कैसे आ सकता है? डाउट उन चीजों में आना चाहिए जिन बारे में जानते हो, जिसको जानते ही नहीं उसका क्या डाउट कैसा? आओ अब देखो, जैसे मैंने क्या किया बेटा, पिछले वाले सिस्टम के अंदर पिछले वाले सिस्टम में मैंने चेंज ये कर दिया कि इस बार मैंने फीडबैक लगा दिया। ठीक है, पिछले वाले सिस्टम में मैंने क्या चेंज कर दिया मेरे बच्चों, मैंने इस बार फीडबैक लगा दिया, ये H। ठीक है, अब देखें भाई क्या होता है, फिर से सिग्नल वाले मेथड से ही कर लें। देखो यहां पे आएगा यहां पे आएगा C इंटू एच, यहां पे R माइनस C इंटू एच, यहां पे GA। अब ये वाला मेथड तो समझते हो ना आप लोग, GA इंटू R माइनस CH। भाई देखो मेरी बातों से ना कभी भी कोई बच्चा नाराज मत हो जाना, तुम ही लोगों के लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, है ना। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक शिद्दत है। आज जो है ना मेरी अब एडी में दर्द होने लगा, मैं 2 दिन से एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा तुम लोगों के कंटेंट, तुम लोगों की टीचिंग के चक्कर में। वरना मैंने जो है ना रोज, मतलब मैंने बताया था ना तुम लोगों को, मैंने फिजियो अपॉइंट किया है, तो फिजियो ने जो मुझे एक्सरसाइजेस सिखाई है, मुझे 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करना होता है, तब ऐसा होता है कि मेरे पैर नॉर्मल फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, तब मैं इतने घंटे क्लास ले सकता हूं। अब इतनी शिद्दत दिखाने के बाद अगर बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे ना, तो फिर बेकार है सारी चीजें। देखो अब यहां पे सारे टर्म अलग कर लो, GA GB R माइनस GA GB H इंटू C प्लस NGB। अब C वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ बेटा, 1 प्लस GA GB H GA GB। देखो निकालने के लिए दोनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग भी निकाल सकते थे, बट मेरा एफर्ट दुगना हो जाता ना, समझ रहे हो। एक बार R को 0 मान के N के रेस्पेक्ट में निकालता, एक बार N को 0 मान के R के रेस्पेक्ट में निकालता, दुगनी मेहनत हो जाती। यहां पे एक ही बार में काम हो गया, देख रहे हो। तो यहां पे C क्या आ गया, GA GB तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं, देखो C बाय R का फंक्शन अगर देखोगे, नॉइज को 0 कर दो, C बाय R का फंक्शन ये आ रहा है। अब आप क्या चाहते हो बेटा, फीडबैक की मदद से आप नॉइज घटाना चाहते हो, करेक्ट, कि नॉइज अगर इनपुट में आ भी रही है वो आउटपुट तक ना जाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं ये चाहता हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब मान लो मेरे यहां नीचे लगा हुआ है डीजे, लगा हुआ नहीं है, सच में मत सोचना कि सर रात को नाचने जाएंगे, तो मान लो नीचे लगा हुआ है डीजे। अब मुझे तो उसकी साउंड आ रही है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि वो साउंड आप लोगों तक ना पहुंचे, वो साउंड आउटपुट में ना आए, तो मेरा सिस्टम जो है नॉइज को सप्रेस कर दे। मैं क्या चाहूंगा कि मेरा सिस्टम जो है नॉइज को सप्रेस कर दे, तो नॉइज इनपुट में आ रही है, मेरे तक आ रही है, बट आउटपुट में ना जाए, आप तक ना पहुंच पाए। तो मैं चाहता हूं C बाय N शुड बी एज लो एज पॉसिबल, है ना। Our aim is to reduce C by N। समझ रहे हो, नॉइज के रेस्पेक्ट में आउटपुट पे जो गेन है वो कम से कम रहना चाहिए। अगर मान लो नॉइज को ही आप गेन देने लग गए, नॉइज को ही 10 का गेन दे दिया, तो जितनी नॉइज मेरे तक आ रही है ना, उससे 10 गुना आप तक चली जाएगी। अगर आपने नॉइज को गेन दे दिया 10 का, माने जो नॉइज मेरे पास आ रही है इनपुट में, उसका 10 गुना आपको सुनाई देगा, दैट इज बैड। अगर आपने नॉइज को गेन दिया 0.1 का, तो जितना मुझे सुनाई दे रहा है उसका 0.1 टाइम्स, यानी उसका 10% सिर्फ आपको सुनाई देगा, दैट इज गुड। तो ये C बाय N कम होना चाहिए। अब कैसे करें सर, आपको C बाय N तो कम करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग C बाय R। ये भी पॉइंट समझिएगा, मैं चाहता हूं नॉइज आप तक ना जाए। अब आप कहोगे कि सर एक काम करो ना, माइक का वॉल्यूम ही गिरा लो। अरे भाई, अगर माइक का वॉल्यूम गिरा लिया तो मेरी आवाज भी तो तुम तक नहीं जाएगी, मेरी आवाज जानी चाहिए, नॉइज नहीं जानी चाहिए। फर्क समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यार
एक चीज बताओ, अगर नॉइज आ रही है और मैंने माइक ही कम कर लिया तो तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें मेरी आवाज भी कम आएगी, नॉइज भी कम आएगी। तुम चाहते हो तुम तक नॉइज ना आए बट मेरी आवाज बराबर पहुंचे, उसके लिए सी बाय आर कम नहीं होना चाहिए बट सी बाय एन कम होना चाहिए। अब देखो जरा सी बाय आर क्या होगा। सी बाय आर को आप ऐसे लिख सकते हो, 1/1 प्लस, सॉरी 1/h, ओहो 1/GAGB प्लस h। मैं GAGB को नीचे ले आया, C बाय N इज 1/GA प्लस GBH। अब देखो मैं ये कहता हूं अगर GB बढ़ाओगे, ध्यान से सुनना, GB बढ़ाओगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी C बाय N, GB बढ़ाने से C बाय N कम हो जाएगा, लेकिन GB बढ़ाने से डिनोमिनेटर भी तो कम हो जाएगा, GB बढ़ाने से डिनोमिनेटर भी तो कम हो जाएगा बेटा। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, यहां पे मैंने गलत लिख दिया, ये 1/GB प्लस GAH आएगा, GB को नीचे लाया हूं ना। हाँ देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर GB बढ़ाओगे तो ये 1 वाली टर्म कम होगी, ये भी कम होगी, तो बेसिकली दोनों का डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। फिर से सुनना, GB अगर बढ़ाओगे तो ये 1/GAGB कम होगा, ये 1/GB भी कम होगा, बेसिकली दोनों का डिनोमिनेटर कम हुआ तो दोनों वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो GB बढ़ाने से तो काम नहीं चलेगा। अब GA बढ़ाओ, GA बढ़ाने से इसका डिनोमिनेटर कम होगा, GA बढ़ाने से 1/GAGB कम होगा, जिससे इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे इसका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है GA बढ़ाने से, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो अगर GA बढ़ा रहे हो तो ये 1/GAGB घट रहा है, जिससे कि C बाय R बढ़ रहा है, बट GA बढ़ाने से इसका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, C बाय N घट रहा है। तो अगर आपको नॉइज को सप्रेस करना है तो वहां तरीका क्या है, GA बढ़ाने का। फिर से सुनना, अगर GA बढ़ाओगे तो ये 1/GAGB घटेगा, यानी डिनोमिनेटर घटा, डिनोमिनेटर घटा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ी। यहां पे GA बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर बढ़ा तो ओवरऑल वैल्यू घटी, तो आपका काम पूरा हो गया ना, नॉइज वाला फंक्शन कम हो गया, इनपुट वाला बढ़ गया, तो ये तो काम सही हो गया। करेक्ट, करेक्ट है, क्लियर हुआ ये वाला। ऐसा क्वेश्चन गेट के अंदर एक बार पूछा गया था कि नॉइज कम करनी है, क्या करना चाहिए, H बढ़ा दें, GA बढ़ा दें, GB बढ़ा दें, आंसर आएगा GA बढ़ा दो, उससे इनपुट वाला तो बढ़ेगा बट नॉइज आपकी कम हो जाएगी, समझे? यानी मेरी वॉइस आप तक तेज पहुंचेगी और नॉइज आप तक कम से कम पहुंचेगी, विच इज अ डिजायरेबल सिचुएशन। कनेक्ट कर पा रहे हो ना सारी चीजों को प्रैक्टिकल से? ये पहला प्रैक्टिकल लेक्चर अपना ढंग से आया है। ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ तो आपके तरीके थे ट्रांसफर फंक्शन निकालने के, वो तो मैथमेटिकल टूल थे। अब मैं आपको चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली कनेक्ट करा रहा हूं आपके सिस्टम से, आपकी सराउंडिंग से। मजा आ रहा है ना? चलो इसी बात पे क्वेश्चन कर दो फटाफट। चलो यार देखो थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लेते हैं, नहीं तो लेक्चर का टाइटल गलत हो जाएगा मेरे, वो चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरे लेक्चर का टाइटल गलत हो जाए। शॉर्ट नोट्स मार्क तो कराए पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक वाले, इसके शॉर्ट नोट की जरूरत नहीं है, तो तुम डिराइव कर सकते हो एग्जाम में, तुम्हें लिखना है पूरा डाल लेना ये स्लाइड शॉर्ट नोट्स में, बट ये तो गेट का एक सवाल है, अब हर सवाल के लिए शॉर्ट नोट थोड़ी ना बनाएंगे। बोलो भाई। इंसर्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक अफेक्ट क्या होगा? इसका आंसर यार बी आएगा। ये वाला थोड़ा सा मैं आपको लेटर समझाऊंगा, ठीक है? या चलो समझा देता हूं। देखो मान लो तुम्हारा जीएस है, ऐसे समझना, जीएस है 1/1 प्लस एस टी। यहां पे टी क्या होता है बेटा? टाइम कांस्टेंट, ठीक है? थोड़ा समझना, ये टी क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। अब मान लो आपने यूनिटी फीडबैक यूज किया, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, मैं पहले ही लिख दूं भैया, इससे पहले डाउट आए, एग्जाम्पल, ठीक है? ईजी माने एग्जाम्पल होता है, ठीक है? अब यूनिटी फीडबैक यूज किया तो एच एस हो गया 1। कल ट्रिक बताई थी ना यूनिटी फीडबैक की, क्या बताया था? कि न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, करेक्ट?
अब इस फंक्शन का बेटा टाइम कांस्टेंट क्या हो गया बताओ? अब इस फंक्शन का टाइम कांस्टेंट क्या हो गया? टाइम कांस्टेंट हो गया t/2। तो यानी ट्रांजिएंट डीकेज फास्टर। टाइम कांस्टेंट जितना कम उतना फास्ट आपका डीके होता है। ट्रांजिएंट डीकेज फास्टर। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? ट्रांजिएंट डीकेज वेरी फास्ट, इसीलिए बी आ रहा है। अगला, अ नेगेटिव फीडबैक इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम, इंक्रीजिंग पैरामीटर्स वुड बी। कौन कौन से पैरामीटर बढ़ेंगे? अगर आपने फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक लगाया तो कौन कौन से पैरामीटर आपके बढ़ते हैं? बताइए। नेगेटिव फीडबैक लगाने से कौन से पैरामीटर आपके बढ़ते हैं? सी, यस। ठीक है, बैंडविड्थ बढ़ता है, गेन कम होता है। डिस्टॉर्शन के बारे में अगर मैं बोलूं, जो मैंने अभी आपको सिखाया था, सिद्धार्थ आर्यन का जो डाउट था कि लीनियर रीजन बढ़ता है जिससे कि डिस्टॉर्शन आपका घटता है, यानी सिग्नल की शेप में जल्दी चेंज नहीं आता है। और बैंडविड्थ बढ़ने से भी डिस्टॉर्शन घटता है, क्योंकि ज्यादा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप आराम से एम्पलीफाई कर सकते हो। और यहां बैंडविड्थ बढ़ती है, गेन घटता है, इसीलिए ए और बी आपके गलत हैं। डिस्टॉर्शन घटेगा, गेन घटेगा। इन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम द कमांड इनपुट इज। जो ह्यूमन बॉडी है बेटा, ह्यूमन बॉडी भी अपना टेम्परेचर कंट्रोल करती है। पता है कैसे? पसीना निकाल के। तो जो आपका पसीना होता है बेटा, उसके अकॉर्डिंग, जैसे ज्यादा गर्मी में जाते हो पता है तो आपको पसीना आता है। काहे? क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई रह गई तो बाहर की जो गर्मी है वो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती है, तो आपकी स्किन से स्वेटिंग होती है जिससे टेम्परेचर कूल होता है। तो इनपुट क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर। इस सिस्टम में इनपुट क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर, जिससे आपकी बॉडी क्या कर रही है? स्वेटिंग कर रही है। तो इनपुट इज नॉट डिजायर्ड स्किन टेम्परेचर। भाई मैं थोड़ी बताता हूं, अच्छा मेरा हाथ, अब तुम्हारा टेम्परेचर 20 हो जाए तो मेरे हाथ का टेम्परेचर 20 हो गया, ऐसे थोड़ी होता भाई। समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी है। इनपुट है सराउंडिंग का टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग बॉडी स्वेटिंग करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ऐसा कभी नहीं होगा भाई, जादू थोड़ी है। अगला बताओ। विद नेगेटिव फीडबैक द सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सिस्टम गेन। क्या होगा? इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, करेक्ट। स्टेबिलिटी आप कहोगे बेहतर हो जाएगी और गेन डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ऐसे बहुत से एक्सेप्शन होते हैं जहां पे आपकी स्टेबिलिटी घटती भी है, ऐसे एक्सेप्शन बनते हैं। बट कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बोल देना हाँ भैया बढ़ जाएगी स्टेबिलिटी, कोई बात नहीं, खुश हो जा। अगला बताओ। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा सेंसिटिव होता है और किसके रेस्पेक्ट में कम? फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में ज्यादा, फीडबैक के में कम, दोनों में कम, दोनों में ज्यादा, या फॉरवर्ड में कम, फीडबैक में ज्यादा? किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा, किसके रेस्पेक्ट में कम? बोलो बंधु। क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करो यार, समझ तो आए किसका आंसर। स्टेबिलिटी जब पढ़ेंगे विकास भाई देख लेंगे। अगर सब चीजें अभी पढ़ ली तो फिर मैं आगे पूरे महीने क्या पढ़ाऊंगा बताओ? अगर सब चीजें अभी पढ़ ली तो आगे क्या पढ़ेंगे? 1/1 + GH, ठीक है। और यहां पे फीडबैक के रेस्पेक्ट में कितना था? -1। तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा आता है ना। चलो फिर भी विकास की क्वेरी शांत करने के लिए बता देते हैं। यहां पे पोल कहां पे है बेटा? -1/T, डिनोमिनेटर को 0 करो। यहां पे पोल कहां पे है? अगर आप डिनोमिनेटर को 0 करोगे -2/T, यानी पोल आपका और लेफ्ट चला गया।
पोल जितना लेफ्ट हाफ में घुसेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल है। पोल जितना लेफ्ट में जाएगा बेटा, सिस्टम उतना ही ज्यादा आपका स्टेबल है। समझ गए भाई विकास? खुश? चलो अब आ जाओ भाई मैथमेटिकल मॉडलिंग पे। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, यहां पे समझिएगा। फंडा यहाँ कुछ ऐसा होता है, कहानी कुछ ऐसी होती है कि मेरे पास ना जब मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करता हूं, ना सिर्फ मेरे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, बल्कि मेरे पास टेम्परेचर वाले सिस्टम भी है, थर्मल भी है, मेरे पास मैकेनिकल सिस्टम भी है, मेरे पास हाइड्रोलिक सिस्टम भी है। मैं मल्टीपल टाइप के सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा हूं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, आप एक मोटर लेते हो, मोटर की स्पीड जब आप कंट्रोल कर रहे हो तो मोटर की स्पीड तो उसका मैकेनिकल पैरामीटर है ना, तो वहां आप मैकेनिकल पैरामीटर को कंट्रोल कर रहे हो कायदे से। तो यानी आपको बहुत बार मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, थर्मल अलग अलग प्रकार के सिस्टम मिलते हैं। अब हम ठहरे भैया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। हम समझते क्या है? नोडल समझते हैं, मैश समझते हैं, केवीएल समझते हैं, केसीएल। ये वेक्टर, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, ये सब हमको समझ नहीं आता है, राइट? ये सब हमारी डोमेन से बाहर चला जाता है। तो जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करते हैं बच्चों, तो हमारा एम क्या होता है कि हम ये जितने भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, क्या हम इनको इलेक्ट्रिकल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे जो हमारे नेटवर्क के लॉज हैं वो हम यहां पे अप्लाई कर पाए। तो बेसिकली मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है मॉडलिंग mechanical systems, modeling mechanical systems as electrical system, as electrical systems, so that laws of network analysis, so that laws of network analysis can be applied to non-electrical systems, can be applied to non-electrical systems। ठीक है भाई, ये मेरा पर्पस है। सर आप इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग क्यों बोले? बेटा मैथमेटिकल मॉडलिंग इसलिए बोले कि हम लोग सबसे पहले पता है क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इन सिस्टम्स का ना इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन सिस्टम्स का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट के डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तब हम एक मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल में लाते हैं। फिर से सुनिएगा, ये जो आपके ट्रांसलेशन और रोटेशन वाले सिस्टम है, ट्रांसलेशन माने लीनियर मोशन, रोटेशन माने घूमने वाला मोशन, आप इनके लिए क्या लिखोगे? आप इनके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे, और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की इक्वेशन से कंपेयर करके आप एक मैकेनिकल सिस्टम को एक सर्किट के अंदर लेकर के आ जाओगे। आप क्या करने वाले हो बच्चों? आप यहां पे एक्सप्रेस करने वाले हो इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन compare the equation to an electrical circuit equation, in order to model mechanical system as electrical system। यार देखो पता है क्या होता है, मॉडलिंग जरूरी क्यों होती है? हमारी नेचर में ना बहुत सारे फिजिकल सिस्टम है, जैसे मेरा पंखा है, ट्यूब है, एसी है, टीवी है, ये सब के सब फिजिकल सिस्टम है। आपके पास गाड़ी, बाइक, साइकिल जो भी है, दीज आर ऑल फिजिकल सिस्टम। लेकिन आप बात को समझिएगा बेटा, इन फिजिकल सिस्टम्स को कोई सॉफ्टवेयर तब तक नहीं समझ सकता अनलेस यू मॉडल देम एज मैथमेटिकल इक्वेशन। सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को तो सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ तो डील कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट डील विद द फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिस्टम।
अगर फिजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ डील नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, तो बेहतर क्या है कि आप मैथमेटिकल मॉडल बना लें, फिर आप उसको सॉफ्टवेयर में फीड कर दें, एंड देन द सॉफ्टवेयर कैन इजीली अंडरस्टैंड। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि सॉफ्टवेयर जो होता है बेटा, वो ये नहीं समझता कि एक रेजिस्टेंस क्या है, सॉफ्टवेयर ये नहीं समझता कि एक इंडक्टर क्या है, कैसे बनता है। सॉफ्टवेयर ये जरूर समझता है कि रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू आई आर और इंडक्टर के लिए V बराबर एल डी आई बाई डी टी। तो उसके लिए जो भी पैरामीटर, जो भी आप सर्किट एलिमेंट लगा रहे हो, दैट इज नथिंग बट एन इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट एन इक्वेशन। ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रॉनिक साइड जाते हो, आपके पास ढेर सारे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कैडेंस का आता है, सिनॉप्सिस का आता है। ये सब में ये लोग क्या है, ट्रांजिस्टर्स की मदद से सर्किट बनाते हैं। तो उन्हें ये नहीं समझ आता ट्रांजिस्टर क्या है, उन्हें ये नहीं पता होता सेमीकंडक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, बट वो ये जरूर समझते हैं बच्चों कि ट्रांजिस्टर के अगर पैरामीटर्स दे दूं कि इसका विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, ऑक्साइड कैपेसिटेंस क्या है, मोबिलिटी क्या है, तो वो ये समझ जाएगा अच्छा ये सारे पैरामीटर हैं, इनको इक्वेशन में डाल करके मैं वो करंट बता सकता हूं जो करंट आप एक्चुअली अगर सर्किट में उस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करके एमीटर से नापते, वही करंट आपका सॉफ्टवेयर भी बता देगा। बेसिकली मॉडलिंग का पर्पस क्या होता है कि जब भी हम कोई फिजिकल सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जो फिजिकल सिस्टम में मुझे रिजल्ट मिलेगा प्रैक्टिकली मेजरमेंट लेकर के, वही मेरा सॉफ्टवेयर बता दे विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन। तो यहां पे हमारी कोशिश क्या होती है बच्चों, कोशिश ये होती है कि मैथमेटिकल मॉडल मस्ट बी सिंपल टू एनालाइज, but at the same time must be simple to analyze without losing accuracy। भैया एक्यूरेसी चली गई तो भी समस्या है, समझ रहे हो कि नहीं? अगर एक्यूरेसी चली गई तो भी तो समस्या है, गलत मॉडल हो जाएगा। भाई मान लो बाहर टंगी ट्रांसमिशन लाइन 100 एम्पियर करंट दे रही है, मेरा मॉडल मुझे 80 एम्पियर बता रहा है, गलत हो गया। तो मॉडल सिंपल होना चाहिए बट एट द सेम टाइम एक्यूरेट होना चाहिए। अब मॉडल को आप जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाओगे, उसके अंदर जितने फिजिकल इफेक्ट इंक्लूड करते जाओगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, बट एट द सेम टाइम उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो देखो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उनका यही मकसद रहता है, जैसे मैंने नाम लिया ना सिनॉप्सिस, कैडेंस, कि यार ट्रांजिस्टर का मॉडल ऐसा बना देंगे धासु कि कोई एक्चुअली फैब्रिकेट करेगा और जो हमारा सॉफ्टवेयर रिजल्ट देगा एकदम 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, 5 डेसिमल तक करेक्ट आएगा। बट उस चक्कर में मॉडल क्या होता जाता है, कॉम्प्लिकेट होता जाता है। पॉइंट समझ रहे हो, कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। जैसे अगर आप न्यूमेरिकल का एग्जैक्ट आंसर निकालने जाओगे 10 डेसिमल तक, तो मेहनत ज्यादा लगेगी, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगी, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगी। आप कहो सर मेरे को तो 1 ही डेसिमल तक चल जाएगा, मेहनत बच गई, मेहनत बच गई, सीधे सीधे। आई बात समझ में? बताओ, जितना सिंपल मॉडल, जितना कम एक्यूरेट मॉडल, जितना कॉम्प्लिकेटेड मॉडल, उतना ज्यादा एक्यूरेट मॉडल। अब देखो ट्रांसलेशन की अगर बात करें बेटा, ट्रांसलेशन का मतलब होता है द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस मोशन को कौन गवर्न करता है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा? चलो 11वीं कक्षा में चले कुछ देर के लिए। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू a। यही तो बोलता है न्यूटन का सेकंड लॉ। अब ये मत कहना सर फर्स्ट और थर्ड लॉ भी पढ़ा दो लगे हाथ, ठीक है? तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, या फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ पढ़ के क्या करोगे भाई, है ना? वो सब मैं फिर पढ़ाऊंगा तो फिर फिजिक्स में घुस जाऊंगा। अभी पता रिसेंटली मुझे एक नीट के टीचर ऑफर कर रहे थे, सर हमारे लिए फिजिक्स का कोर्स रिकॉर्ड कर दो। मैंने कहा भाई कहाँ टीचर ढूंढते हुए आया, लग रहा है देश दुनिया में टीचर ही खत्म हो गए जो मेरे पास आ रहा है बंदा, मेरे को तो फिजिक्स पढ़ाए जमाना हो गया। अब देखो ट्रांसलेशन मोशन के अंदर, पर फटाफट ट्रांसलेशन वाला कवर कर लेते हैं, रोटेशन कल करा दूंगा। ट्रांसलेशन के अंदर बेटा सबसे पहला पैरामीटर होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस
between the initial and your final position. The straight line distance between your initial and your final position. जैसे देखो भाई, ये XY प्लेन है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ये वाला पॉइंट A मेरा क्या है, इनिशियल पोजीशन, पॉइंट B है मेरा फाइनल पोजीशन। अब ऐसे केस में A से B तक जो सीधा रास्ता जाता है, जो A से B तक सीधा रास्ता जाता है, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं भाई, उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, जैसे घर से स्कूल जाना होता है तो बच्चे सीधे रास्ते से जाते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट है ना। वैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं है एग्जैक्टली, मजाक के तौर पे समझना। और वापस आते हुए कैसे आते हो, वापस आते हुए आप कुछ ऐसा रास्ता लेते हो, देखिएगा रिलेट कर पाएंगे आप लोग। टिंग डिंग 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 ऐसे आते हो ना, ये रास्ता लेते हो। तो ये आप घूम फिर के जो आ रहे हो बेटा, इसको कहते हैं डिस्टेंस। ये क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज बेसिकली एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। और ये जो ग्रीन वाला एरो है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। समझ गए, दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ। तो जो पूरा रास्ता आपने ट्रेवल किया वो है डिस्प्लेसमेंट, और जो सीधा रास्ता था बेटा वो है आपका, सॉरी, जो पूरा रास्ता था वो डिस्टेंस है, और जो सीधा रास्ता था वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो आप ये कह सकते हो ना, अगर ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है और ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, RF क्या है, RF वेक्टर इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, RI is the initial position vector, initial position vector। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज RF वेक्टर माइनस RI वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला क्या पैरामीटर होता है भाई, ऐसे मत बोलो निंजा हथौड़ी कार्टून, मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या है, सही बताऊं। अब तुम लोग और मेरी जनरेशन में थोड़ा गैप आते जा रहा है ना। अब वेलोसिटी क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे बताओ, मशीन के बाद कंट्रोल करने में मजा आता है ना, काफी रिलैक्सिंग लगता हो कंट्रोल सिस्टम, और इसमें वर्कलोड भी ज्यादा नहीं है तुम्हारे ऊपर। वैसे कोशिश करना कंट्रोल में उतना ज्यादा वर्कलोड नहीं है, साथ में वर्कबुक बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, विच इज ds वेक्टर बाय dt। s वेक्टर क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ds बाय dt है। अब इसके बाद अगला पैरामीटर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बेसिक क्वांटिटी है, इनमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत तो नहीं है ना भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मेरा पर्पस यहां मैकेनिक्स पढ़ाना नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब यहां पे A वेक्टर क्या आता है, dv वेक्टर बाय dt। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी होती है मीटर पर सेकंड, और इसकी होती है मीटर। S वेक्टर कह दो, ठीक है। अब लास्ट क्या होता है भाई, फोर्स, ठीक है। अच्छा, वैसे एक्सेलरेशन को एक और तरह से लिख सकते हो, d² s वेक्टर बाय dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। वाह भाई वाह सुकृत वाह, कभी कभी इतना खुश कर देते हो ना, मेरा मन करता है तुम्हारे लिए ताली बजाई जाए।
बस फर्क इतना सा हो कि तुम्हारे दोनों गाल मेरे दोनों हाथ की ताली के बीच में हो, बस ऐसा मन खुश कर देते हो एकदम। अभी टॉपिक शुरू हुआ नहीं है, इस लड़के को गेट का क्वेश्चन जानना है, देख रहे हो, गेट का क्वेश्चन जानना है इस लड़के को, टॉपिक शुरू नहीं हुआ, चाहे बने ना एक भी सवाल, बट गेट का सवाल पहले बता दो। आगे से भाई मैं बोल दूंगा मेरी टीम को, पहले पीवाईक्यू आएंगे फिर थ्योरी आएगी, ठीक है, पहले पीवाईक्यू फिर थ्योरी, ठीक है भाई। अब देखो भैया, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सुकृत दिन भर में एक हरकत तो ऐसी कर ही देता है कि इसका नाम मैं भूलूं नहीं कभी, मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। dp बाय dt, d बाय dt ऑफ mv वेक्टर, ठीक है, तो ये आ जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है भाई? न्यूटन होती है, ठीक है, क्लियर। चलो फिर इसके आगे हम लोग कल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे